हेलो एवरीवन, बीएससी फाइनल की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम कार्य सल्फर यौगिकों का अध्ययन कर रहे थे और उसी के अंतर्गत आज हम बेंजीन सल्फोनेमाइड का अध्ययन करेंगे। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का, जिसका सूत्र होता है C6H5SO2Cl। तो ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का व्युत्पन्न है और इससे अन्य कई महत्वपूर्ण व्युत्पन्न प्राप्त किए जाते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले इसको बनाने की विधियों के बारे में। तो सबसे पहले इसको बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के या बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण की PCl5 के साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल या बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण की PCl5 के साथ, तो ये बेंजीन C6H5 SO2OH ये बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है, या इसका सोडियम लवण भी हम ले सकते हैं C6H5 SO2ON। इसकी यदि हम PCl5 के साथ क्रिया कराएं तो अपन जानते हैं PCl5 या PCl3 के साथ अभिक्रिया होने पर OH समूह Cl द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, C6H5 SO2 और OH Cl प्लस POCl3 प्लस HCl साइन हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर इसके सोडियम लवण की भी क्रिया कराए तो वही ONA की जगह पे Cl समूह प्रतिस्थापित हो जाएगा और POCl3 प्लस HCl की जगह NaCl हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बेंजीन सल्फोनिक अम्ल या बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण की PCl5 के साथ अभिक्रिया के द्वारा बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड प्राप्त कर सकते हैं। अब इसे बनाने की दूसरी विधि में देखते हैं अपन। दूसरी विधि में हम इसको बेंजीन से प्राप्त कर सकते हैं। बेंजीन की यदि क्लोरोसल्फोनिक अम्ल के आधिक्य के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो भी हमें बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड प्राप्त होगा। ये बेंजीन है, इसके एक हाइड्रोजन को यहाँ से हम अलग से निकाल कर प्रदर्शित कर सकते हैं कि प्रत्येक कोने पर एक एक कार्बन और प्रत्येक कार्बन से एक एक हाइड्रोजन बेंजीन में संलग्न होता है। तो इस कोने वाला हाइड्रोजन अपन ने निकाल के शो कर दिया। क्लोरोसल्फोनिक एसिड ClSO3H और इसके हम आधिक्य यानी 2 अणु लेंगे। तो यहां से ये C6H5 के साथ SO2Cl यानी कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड अपन को प्राप्त हो जाए। तो ये C6H5 और SO3 में से SO2 और Cl, अब एक जो Cl बच रहा है उस H के साथ निकल जाएगा तो HCl। अब हमारे पास में यहाँ पर ऑक्सीजन बच रहा है 1 और हाइड्रोजन बच रहे हैं 2, तो प्लस H2O और H2SO4। ये इस प्रकार से, क्योंकि एक तो SO3 और एक 2 SO3 थे तो एक SO3 में से एक SO2 यहाँ जोड़ दिया तो उसमें से O बची, जो दूसरे SO3 में जुड़ गया तो SO4 और H2। तो इस प्रकार बेंजीन की क्लोरोसल्फोनिक एसिड के आधिक्य के साथ अभिक्रिया कराने पर भी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड प्राप्त होता है। इसके अलावा यदि बेंजीन की ही क्रिया सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ करवाई जाए SO2Cl, जिसे हम लिख सकते हैं ClSO2Cl सल्फ्यूरिल क्लोराइड, तब भी हमें बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड प्राप्त हो जाएगा। ये HCl यहाँ से निकल गया। तो इस प्रकार से बेंजीन वाले के साथ SO2Cl और प्लस HCl। तो ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड बनाने की हमारे पास 3 विधियां हो गई। पहली विधि में हमने बेंजीन सल्फोनिक अम्ल या बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण की PCl5 के साथ अभिक्रिया कराई तो हमें बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड प्राप्त हुआ। दूसरी अभिक्रिया में हमने बेंजीन की क्लोरोसल्फोनिक एसिड के आधिक्य के साथ अभिक्रिया कराई तो हमें बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड प्राप्त हुआ। और तीसरी अभिक्रिया में यदि बेंजीन की सल्फ्यूरिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है
तब भी हमें बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड प्राप्त होता है। अब बात करते हैं हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के भौतिक गुणों की। तो एक तो ये अत्यंत तीव्र गंध वाला विषैला तेलीय द्रव है, जल में नहीं घुलता, यानी जल में अविलय है परंतु कार्बनिक विलायकों में विलयशील है, और इसका क्वथनांक 251 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो काफी उच्च है। 251 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह विघटित होता है, अदरवाइज ये एक पर्याप्त स्थायी यौगिक है। तो उच्च क्वथनांक होने के कारण ये स्थायी यौगिक है। अब हम इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं जल अपघटन। तो उच्च क्वथनांक के कारण यह अत्यधिक स्थायी यौगिक है, अतः यह जल के साथ बहुत धीरे धीरे गति करता है, लेकिन क्षार की उपस्थिति में यानी कि क्षारीय जल अपघटन इसका तीव्रता से हो जाता है। ये देखिए C6H5 SO2Cl बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, और अब इसकी क्रिया वही जल अपघटन करा रहे हैं अपन इसका, और क्षार की उपस्थिति में करवा रहे हैं। तो यहां से HCl निकल जाता है, तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा C6H5 SO2OH प्लस HCl। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बन गया। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से ही हमने बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड भी बनाया था, जब हमने बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की PCl5 के साथ अभिक्रिया कराई, और उसी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का जब हम क्षारीय जल अपघटन कराते हैं तो हमें वापस बेंजीन सल्फोनिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। इसके बाद में दूसरा पढ़ लेते हैं इसका एल्कोहली अपघटन। तो जैसे जल का सूत्र HOH है, वैसे एल्कोहल का HOR है। तो यहाँ OH जुड़ा था, उसकी जगह OR हो जाएगा, तो सल्फोनिक एस्टर प्राप्त हो गया, जिसको हम कहेंगे एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। तो यानी कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की एल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराने पर, यानी एल्कोहली अपघटन कराने पर एल्किल बेंजीन सल्फोनेट प्राप्त होता है, जो कि एक सल्फोनिक एस्टर है। इसके बाद अपन बात करते हैं अमोनिया अपघटन। अमोनिया में HNH2, तो एल्कोहल के OR की जगह NH2 आ जाता है, तो यहाँ भी OR की जगह NH2 हो जाएगा। तो बाकी के सिमिलर अभिक्रियाएं चल रही है, तो ये SO2 सल्फोन और NH2 एमाइड, और आगे बेंजीन है, तो बेंजीन सल्फोन एमाइड। तो इस प्रकार से बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराने पर, यानी अमोनिया अपघटन कराने पर बेंजीन सल्फोन एमाइड प्राप्त होता है। अब जैसे इसने अमोनिया के साथ अभिक्रिया की है, वैसे ही ये प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन के साथ भी अभिक्रिया करेगा, लेकिन तृतीयक एमीन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, क्योंकि अब तक हम देख रहे हैं ये सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु युक्त यौगिकों के साथ अभिक्रिया कर रहा है। जैसे जल में HOH, तो OH के साथ H था, एल्कोहल में HOR, तो OR के साथ H था, अमोनिया में HNH2, तो NH2 के साथ H था। उसी प्रकार प्राथमिक एमीन में RNH2, तो RNH के साथ H है। द्वितीयक एमीन R2NH, तो R2N के साथ H है। तृतीयक एमीन R3N, तो R3N है, यहाँ नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो तृतीयक एमीन में सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होने के कारण बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड तृतीयक एमीन के साथ अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन ये अमोनिया के साथ अभिक्रिया कर रहा है। प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन के साथ भी ये अभिक्रिया करेगा। तो इसकी प्राथमिक और द्वितीयक एमीन के साथ अभिक्रिया देखते हैं, और ये एक महत्वपूर्ण विधि भी है जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीनों में विभेद करने की हिंसबर्ग अभिकर्मक या हिंसबर्ग विधि के नाम से जानी जाती है। तो ये C6H5 SO2Cl, प्राथमिक एमीन को हम लिख सकते हैं HNHR, जबकि इसी को हम दोबारा लेते हैं और प्राथमिक एमीन की जगह पर हम द्वितीयक एमीन लिखते हैं, तो HNRR, और तृतीयक एमीन में नाइट्रोजन से हाइड्रोजन संलग्न नहीं है, इसलिए बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड तृतीयक एमीन के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। तो यहां से HCl निकल जाएगा, यहां से भी HCl निकल जाएगा, तो इसमें C6H5 SO2NHR, और यहां पर हो जाएगा C6H5 SO2N
डबल R। तो इसमें भी HCl निकला है और इसमें भी HCl निकला है। तो यहाँ नाइट्रोजन से एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको कहेंगे एन एल्किल और बेंजीन सल्फोनेमाइड। यहाँ एन से डबल एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे एन डाइएल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। ये जो ऊपर वाला सल्फोनेमाइड है ये क्षार में विलेयशील है, तो क्षार में विलेय, जबकि एन डाइएल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड है ये क्षार में अविलेय। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन के साथ में अलग अलग परिस्थितियां आ रही है कि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड प्राथमिक एमीन के साथ अभिक्रिया करके एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड देता है जो कि क्षार में विलेयशील होता है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड द्वितीयक एमीन के साथ अभिक्रिया करके एन डाइएल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड देता है जो कि क्षार में अविलेय है, जबकि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड तृतीयक एमीन के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता। तो इस प्रकार इस विधि के द्वारा हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीनों में विभेद कर सकते हैं, और ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीनों में विभेद करने की हिंसबर्ग विधि के नाम से जानी जाती है, जो एक महत्वपूर्ण विधि है। तो अब अपन ये जानने की प्रयास करते हैं कि जो प्राथमिक एमीन और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया से एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड प्राप्त हुआ है, ये क्षार में क्यों घुल गया, जबकि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड और द्वितीयक एमीन की क्रिया से प्राप्त होने वाला एन डाइएल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड जो है वो क्षार में क्यों नहीं घुला। तो अपन इसकी संरचना को देखते हैं। तो ये C6H5 SO2 NH और R। तो ये है एन एल्किल, एन से एल्किल जुड़ा हुआ है, एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड। तो यहां इस SO2 को भी अपन मुंह खोल के लिख सकते हैं SO2। तो ये हाइड्रोजन, जो ये नाइट्रोजन है, इस हाइड्रोजन से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करेगा और नाइट्रोजन से ये सल्फर आकर्षित करेगा, क्योंकि सल्फर दो उच्च विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस आकर्षण के कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घट जाएगा। इलेक्ट्रॉन घनत्व घटते ही इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकालने का प्रयास करेगा, एन सिंगल बॉन्ड H बंध की ध्रुवता बढ़ जाएगी और ये बहुत ही आसानी से H+ मुक्त कर देगा। कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं RCOOH, उसमें भी कुछ ऐसा ही काम होता है कि ये कार्बन है जो इससे उच्च विद्युत ऋणात्मक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो इसका इलेक्ट्रॉन आकर्षित प्रभाव प्रबल हो गया, जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन युग्म आकर्षित करता है। ऑक्सीजन से करेगा तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व घटने लगेगा, तो ये इस हाइड्रोजन के बंध के से अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आकर्षित करेगी, तो फाइनली H+ मुक्त हो जाता है। इसलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार से यहाँ से तो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ SO2 समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल के CO समूह से भी ज्यादा प्रबल इलेक्ट्रॉन आकर्षी है, तो ये तो अत्यंत तीव्रता के साथ नाइट्रोजन के बंध से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आकर्षित करेगा, तो नाइट्रोजन भी तुरंत अपने से जुड़े हुए हाइड्रोजन के बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो ये तो कार्बोक्सिलिक अम्लों से भी फास्ट H+ मुक्त करेगा, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्लों से भी अधिक अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करेगा, और ये अम्लीय है तो स्वाभाविक क्षार में घुलेगा। इसीलिए एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड क्षार में घुल जाते हैं। अब अपन द्वितीयक एमीन और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया से बने एन डाइएल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड की बात करते हैं। तो ये है C6H5 SO2 और N से यहाँ भी R और यहाँ भी R। तो ये R से एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म खींचेगा, R का तो वैसे ही प्लस आयनिक प्रभाव होता है, तो यहाँ कोई हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये कोई H+ मुक्त करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित नहीं करेगा, यानी इसका स्वभाव अम्लीय नहीं है, इसीलिए ये क्षार में नहीं घुलेगा। इसी कारण से बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड वो प्राथमिक एमीन से की क्रिया से प्राप्त एन एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड अम्लीय प्रकृति का होता है, अतः क्षार में घुल जाता है, जबकि
बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड और द्वितीयक एमीन की अभिक्रिया से प्राप्त एन डाइएल्टिल बेंजीन सल्फोनेमाइड कोई अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता, इसलिए ये क्षार में अविलेय रहता है। जबकि तृतीयक एमीन में नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ कोई सक्रिय हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं है, इसीलिए वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया ही नहीं करता। इसी के आधार पर हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन की में पहचान कर सकते हैं, विभेद कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि कौन सा यौगिक प्राथमिक एमीन होगा, कौन सा द्वितीयक होगा और कौन सा तृतीयक एमीन होगा। इसके बाद में अगली अभिक्रिया की बात हम करते हैं, तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के अपचयन की बात करते हैं। तो जिंक और अम्ल की उपस्थिति में या AlAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड अपचयित हो जाता है। ये C6H5 SO2 OH प्लस 6H, तो Zn प्लस H2SO4 भी ले सकते हो, या AlAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी आप ले सकते हो। तो यहां से जो इसका अपचयन होगा तो C6H5 और H के बाद में एक H जुड़ गया, यहां पर सॉरी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड लेना है, तो H के बाद में एक H जुड़कर थायोफिनॉल बन गया। उसके बाद एक HCl के साथ निकल जाएगा तो HCl। अब अपने पास में बच रहे 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन, इसका मतलब 2H2O। तो इस प्रकार से हम बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का अपचयन करा के थायोफिनॉल प्राप्त कर सकते हैं। और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का अपचयन जिंक तथा अम्ल की उपस्थिति में भी हो सकता है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में भी हो सकता है। अगर इसकी क्रिया हम बेंजीन के साथ करवाते हैं, ये C6H6 और ये ClSO2 C6H6, तो ये H और Cl निकल गया, तो ये बेंजीन रिंग और ये SO2 और ये बेंजीन प्लस HCl, तो दोनों तरफ फेनिल रिंग है तो डाइफेनिल और SO2 का मतलब सल्फोन। तो ये अंतिम अभिक्रिया है इसकी कि यदि बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड की बेंजीन के साथ अभिक्रिया कराए तो डाइफेनिल सल्फोन हमें प्राप्त होता है। अब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के जहां तक उपयोग की बात करें तो एक महत्वपूर्ण उपयोग तो यही है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीनों में विभेद करने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा सल्फोनिक अम्ल के एस्टर एमाइड वगैरह जो प्राप्त करने होते हैं वो भी बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के द्वारा आसानी से प्राप्त होते हैं। इसीलिए बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को पहले बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड में परिवर्तित करते हैं, उसके बाद इनके एस्टर एमाइड वगैरह हम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड का उपयोग सल्फोन जैसे यौगिक बनाने में किया जाता है, जो कि कई प्रकार की औषधियां बनाने में प्रयुक्त किए जाते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण औषधियां आती है सल्फा औषधियां। और अब हमें उन्हीं की चर्चा करनी है, सल्फा औषधियों के बारे में, जो काफी महत्वपूर्ण है और हमारे दैनिक जीवन के लिए भी काफी उपयोगी है। तो हम अगली क्लास में सल्फा औषधियों के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक्स।